आज हम देखेंगे क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या जानना है कि क्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं, और इसके पहले के क्लासेस में हम पढ़ चुके हैं कि क्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं। चलिए एक बार और देखते हैं। क्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं? ऐसे ठोस जिनके अवयवी कण बोलेंगे तो अणु, परमाणु अथवा आयन। ऐसे ठोस जिनके अवयवी कण त्रिविम में एक नियमित क्रम में व्यवस्थित रहते हैं, जिनकी एक निश्चित ज्यामिति होती है, उनको हम कहते हैं क्रिस्टलीय ठोस। तो क्रिस्टलीय ठोस के अवयवी कण की बात कर रहे हैं, तो अवयवी कण कौन कौन से होते हैं? तो अवयवी कण है अणु, परमाणु अथवा आयन। अणु, परमाणु या आयन, ये तीनों क्रिस्टलीय ठोस के अवयवी कण हैं। और किसी भी चीज का वर्गीकरण करना है तो उसका एक आधार होता है। तो हमको क्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण करना है, तो किस आधार पे हम वर्गीकरण कर रहे हैं पहले उसको समझना पड़ेगा। तो ये जो अवयवी कण है, इसके प्रकृति के आधार पर सबसे पहली बात। दूसरा, अवयवी कणों के बीच कार्यरत बंधन बल। इन दोनों के आधार पे हमको क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण पढ़ना है। क्रिस्टलीय ठोस में जो अवयवी कण होते हैं, जिन अवयवी कणों से मिलकर वो बना होता है, उन अवयवी कणों के प्रकृति और उन अवयवी कणों के बीच में उपस्थित या कार्य करने वाला जो बंधन बल है, उसके आधार पे हम क्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण करते हैं। तो क्रिस्टलीय ठोस 4 प्रकार के होते हैं। तो इसे भी आपको याद नहीं करना है कि कौन कौन सा प्रकार होता है, आपको यहीं से लिंक करना है। अगर आपको कहा जाए कि क्रिस्टलीय ठोस के वर्गीकरण करते हैं तो कौन कौन से 4 प्रकार होते हैं, देखिए हम कैसे निकालते हैं। यहीं से अवयवी कण कौन कौन सा है? अणु, परमाणु अथवा आयन। अणु है, परमाणु है और आयन है। ये तीनों अवयवी कण हैं क्रिस्टलीय ठोस के। तो पहला जो अवयवी कण है, यहां से मिल जाता है एक प्रकार आणविक ठोस। ये एक प्रकार हो गया क्रिस्टलीय ठोस का। अणु से क्या मिल गया? आणविक ठोस। परमाणु से कैसे मिलेगा? तो परमाणुओं के बीच में पाया जाता है सहसंयोजक बंध। आप पहले पढ़े हो सहसंयोजक बंध। सहसंयोजक बंध ये आप पहले से पढ़ते आए हो, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो ये परमाणु से हमको मिलता है सहसंयोजी ठोस। सहसंयोजी ठोस, ये जो सहसंयोजी ठोस है, इसी को हम कहते हैं नेटवर्क ठोस। नेटवर्क ठोस। तो इस प्रकार से हम ये जो अवयवी कण है, वहां से हम 2 क्रिस्टलीय ठोस को लिंक कर लिए। तीसरा हमारे पास अवयवी कण है आयन। तो यहां से क्रिस्टलीय ठोस का प्रकार होता है आयनिक ठोस। आयनिक ठोस। तो अभी 3 ही प्रकार हुए हैं। चौथा प्रकार धातु आयन भी होते हैं। धातु आयन, तो ये धातु आयन से चौथा प्रकार मिलता है धात्विक ठोस। धात्विक ठोस। तो इस प्रकार से अगर आप किसी भी विषय के किसी भी टॉपिक को पढ़ रहे हो, तो आपको
रटने से बचना चाहिए। रटना नहीं, हमको समझना है। अगर हमको क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार जानना है तो क्रिस्टलीय ठोस की परिभाषा को समझिए। उसके अवयवी कण आपको पता है कि अणु, परमाणु और आयन होता है। तो वहां से हम क्रिस्टलीय ठोस के 4 प्रकार निकाल सकते हैं: आणविक ठोस, सहसंयोजी ठोस, आयनिक ठोस और धात्विक ठोस। इसके बाद हम इन चारों को अलग अलग से पढ़ेंगे, इनकी परिभाषाएं पढ़ेंगे, इनके गुण और विशेषताएं पढ़ेंगे। अब हम देखते हैं आयनिक ठोस एवं उसके गुण। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अवयवी कण के बारे में। अवयवी कण, तो आयनिक ठोस का अवयवी कण होता है आयन। और आप पहले पढ़े हो कि आयन 2 प्रकार के होते हैं, धन आयन और ऋण आयन। तो इसका अवयवी कण हो गया आयन 2 प्रकार का, धन आयन और ऋण आयन। अब यहां से आप चाहो तो आयनिक ठोस किसे कहते हैं उसकी परिभाषा बना सकते हो। सबसे सिंपल परिभाषा अगर हम कहें तो ऐसे क्रिस्टलीय ठोस या ऐसे पदार्थ जिनके अवयवी कण आयन होते हैं, ऐसे पदार्थ या ऐसे क्रिस्टलीय ठोस, ऐसे क्रिस्टलीय ठोस जिनके अवयवी कण, जिनके अवयवी कण आयन हो। आयन मतलब धन आयन और ऋण आयन, धन आयन और ऋण आयन। ये सबसे सामान्य परिभाषा है। ऐसे पदार्थ या ऐसे क्रिस्टलीय ठोस जिनके अवयवी कण आयन, और आयन का मतलब है धन आयन और ऋण आयन हो। या इसी परिभाषा को हम दूसरे तरीके से कहें तो इसको हम कह सकते हैं ऐसे पदार्थ जिनके क्रिस्टल की संरचनात्मक इकाई, जिनके क्रिस्टल की संरचनात्मक इकाई, संरचनात्मक इकाई आयन हो। और आयन मतलब धन आयन और ऋण आयन हो, धन आयन और ऋण आयन हो। एक और परिभाषा बना सकते हैं, एक तरीका और है परिभाषित करने का, उसको भी हम देख लेते हैं। जिसको हम ऐसे ही परिभाषित कर सकते हैं, ऐसे पदार्थ जिनके क्रिस्टल जालक पर, जिनके ऐसे पदार्थ जिनके क्रिस्टल के जालक बिंदुओं पर, जालक बिंदुओं पर धन आयन और ऋण आयन उपस्थित हों, धन आयन और ऋण आयन उपस्थित हों, उन्हें क्रिस्टलीय ठोस का जो प्रकार है आयनिक ठोस, उन्हें आयनिक ठोस कहते हैं। तो इस प्रकार से हम आयनिक ठोस को उसके अवयवी कण की सहायता से, उसका जो अवयवी कण है आयन, धन आयन और ऋण आयन, उसकी सहायता से हम 3 प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं बंधन बल की। बंधन बल, तो चूंकि आयनिक ठोस का जो अवयवी कण है वो धन आयन और ऋण आयन है, और इससे पहले आप पढ़ते आए हो कि 2 विपरीत आयनों के बीच में
प्रबल आकर्षण बल पाया जाता है। तो आयनिक ठोस के जो अवयवी कण है, अवयवी कणों के मध्य अवयवी कणों के मध्य प्रबल स्थिर वैद्युत आकर्षण बल उपस्थित होता है। प्रबल स्थिर वैद्युत आकर्षण बल उपस्थित रहता है। तो ये दोनों जो पॉइंट्स हैं ये तो आपको कहां से मिल गया? क्रिस्टलीय ठोसों का हम वर्गीकरण किसके आधार पे किए थे? अवयवी कण के प्रकृति और अवयवी कणों के बीच कार्यरत बंधन बल के आधार पे। तो वहां से ये दोनों पॉइंट्स आपको आसानी से लिंक हो सकते हैं, आसानी से आपको याद रह सकते हैं। अगर हम भौतिक गुण की बात करें, अब हम देखते हैं आयनिक ठोस की भौतिक प्रकृति क्या होती है। भौतिक प्रकृति, तो आयनिक ठोस कठोर होते हैं एवं भंगुर होते हैं। आयनिक ठोस कठोर एवं भंगुर होते हैं। कठोर एवं भंगुर होते हैं। अगर हम गलनांक और क्वथनांक की बात करें, गलनांक एवं क्वथनांक, तो गलनांक और क्वथनांक आप पहले से ही पढ़ते आए हो। अगर हम क्वथनांक की बात करें तो जिस ताप पर कोई द्रव उबलने लगता है उसको हम कहते हैं क्वथनांक। तो कोई भी द्रव को हम गर्म करते 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 जाते हैं, उसके तापमान को हम बढ़ाते जाते हैं, तो एक स्थिति ऐसी आती है जब वो उबलने लगता है। क्यों उबलता है? क्योंकि द्रव के जो बंध होते हैं वो बंध जो है टूटने लगते हैं। यानी कि हम सीधा सीधा ये कहें कि गलनांक और क्वथनांक का मतलब क्या है? तो जिस ताप पर बंध टूटता है। और यहां हम देख रहे हैं कि आयनिक ठोस में एक धन आयन है और एक ऋण आयन है, तो उनके बीच में प्रबल आकर्षण बल है। तो उसको तोड़ने के लिए हमको अधिक ताप की आवश्यकता पड़ेगी। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जो आयनिक ठोस होते हैं उनके गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं। अगर हम आयनिक ठोस के अगले गुण की बारे में बात करें, मान लो हम बात करते हैं विलेयता। तो आयनिक ठोस जो है ध्रुवीय विलायक में विलय होते हैं। ये ध्रुवीय विलायक में विलय होते हैं। ध्रुवीय विलायक में विलय होते हैं। ध्रुवीय और अध्रुवीय आप पढ़े हो। ध्रुवीय और अध्रुवीय। ध्रुवीय का मतलब होता है जिसमें दो ध्रुव हो, धन ध्रुव और ऋण ध्रुव। और जिसमें धन ध्रुव और ऋण ध्रुव नहीं होता उसको हम कहते हैं अध्रुवीय। और एक सिद्धांत होता है कि ध्रुवीय पदार्थ जो है ध्रुवीय में ही विलायक होता है और अध्रुवीय जो है अध्रुवीय में ही विलय होता है। तो यहां पर हम लिखे हैं कि आयनिक ठोस ध्रुवीय विलायक में विलय होते हैं। अभी हम एग्जाम्पल ग्रुप में क्या लिए थे? नमक। तो नमक हम लिए थे, तो नमक जिसका सूत्र होता है NaCl। अगर आपसे ये पूछा जाए कि ये ध्रुवीय पदार्थ है कि अध्रुवीय पदार्थ है, तो ये किस रूप में रहता है? ये रहता है Na+ आयन और Cl- आयन। यानी कि नमक क्या है? ध्रुवीय है, क्योंकि इसमें दो ध्रुव है, प्लस ध्रुव और माइनस ध्रुव। तो नमक यानी कि आयनिक ठोस अगर ध्रुवीय पदार्थ है तो सिद्धांत के अनुसार ये किस में विलय होगा? ध्रुवीय विलायक में। तो जो आयनिक ठोस होते हैं वो ध्रुवीय विलायक में विलय होते हैं। अब हम बात करते हैं विद्युत चालकता की।
विद्युत चालकता, अगला गुण लेते हैं विद्युत चालकता। विद्युत चालकता का मतलब ये है कि ये विद्युत के सुचालक होते हैं कि कुचालक होते हैं। तो ये ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं। ठोस अवस्था में, ठोस अवस्था में कुचालक। जो आयनिक ठोस होते हैं वो ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं, मतलब उसमें आप धारा प्रवाहित नहीं कर सकते। लेकिन उसको अगर हम पिघला दें गलित अवस्था में, गलित अवस्था में ले लें या फिर उसका हम विलयन बना दें, ये पहला कंडीशन हो गया कि ठोस अवस्था में आयनिक जो ठोस होते हैं वो विद्युत के कुचालक होते हैं। लेकिन आयनिक ठोस को अगर पिघला दिया जाए या फिर उसका जलीय विलयन बना दिया जाए तब वो विद्युत के सुचालक हो जाते हैं। अब हमको यह समझना है कि ऐसा क्यों होता है। तो आयनिक ठोस जब ठोस अवस्था में रहते हैं तो उनमें कोई मुक्त आयन नहीं होता, और जब तक मुक्त आयन ही नहीं रहेगा उसमें धारा प्रवाहित कर पाना संभव नहीं है। जैसे हम नमक की ही बात कर रहे हैं, आयनिक ठोस का सबसे सरल एग्जाम्पल है नमक। नमक जब ठोस अवस्था में है NaCl, तो यहाँ पर कोई भी आयन दिखाई नहीं पड़ रहा, अगर ये ठोस अवस्था में है तब। तो यहाँ हम धारा प्रवाहित नहीं कर सकते। लेकिन इसी नमक को अगर हम पिघला दें, इसको हम अगर पिघला दें या फिर इसका हम जलीय विलयन बना दें, तब क्या होता है। जब इसको हम पिघलाते हैं या जलीय विलयन बनाते हैं तब ये टूट जाता है Na+ आयन और Cl- आयन। मतलब यहां पर आयन है तो इस अवस्था में आप धारा प्रवाहित कर सकते हो। तो आयनिक ठोस जो होते हैं वो ठोस अवस्था में कुचालक होते हैं, लेकिन पिघली हुई अवस्था में या विलयन बनाने पर वो विद्युत के सुचालक हो जाते हैं। सातवां गुण हम देख लेते हैं वाष्पन ऊष्मा। सातवां गुण है वाष्पन ऊष्मा। तो आयनिक ठोसों के लिए वाष्पन ऊष्मा का मान बहुत अधिक होता है। वाष्पन ऊष्मा का मान बहुत अधिक होता है। इसीलिए जो आयनिक ठोस हैं वो अवाष्पशील होते हैं। जो आयनिक ठोस हैं वो होते हैं अवाष्पशील, अवाष्पशील होते हैं। अब हम देखते हैं सहसंयोजी ठोस, जिसको हम नेटवर्क ठोस भी कहते हैं, उसकी परिभाषाएं देखेंगे और साथ ही साथ उनके कौन कौन से गुण होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अवयवी कण के। अवयवी कण, तो सहसंयोजी ठोस का अवयवी कण होता है परमाणु। एक या अधिक प्रकार के, एक या अधिक प्रकार के। तो यहां से आप परिभाषा बना सकते हो, ऐसे पदार्थ जिनके अवयवी कण एक या अधिक प्रकार के परमाणु होते हैं उन्हें सहसंयोजी ठोस कहते हैं। या फिर इससे पहले हम आयनिक ठोस पढ़ रहे थे तो 3 प्रकार से परिभाषित करना हम सीखे हैं। तो दूसरी परिभाषा हम क्या बना सकते हैं, ऐसे पदार्थ जिनके क्रिस्टल जालक के बिंदुओं पर, क्रिस्टल जालक के बिंदुओं पर एक या अधिक प्रकार के परमाणु उपस्थित होते हैं उन्हें सहसंयोजी ठोस कहते हैं। दूसरी बात हम बात करते हैं दूसरे गुण की, बंधन बल।
तो सहसंयोजी ठोस के जो अवयवी कण है परमाणु, उनके बीच में प्रबल सहसंयोजक बंध पाया जाता है। अवयवी कणों के बीच में प्रबल सहसंयोजक बंध पाया जाता है। प्रबल सहसंयोजक बंध पाया जाता है। तो ये तो हो गया अवयवी कण कौन सा होता है, परमाणु। और अवयवी कणों के बीच में कौन सा बंधन बल कार्यरत रहता है, तो प्रबल सहसंयोजक बंध। अगर हम तीसरे गुण की बात करें, भौतिक प्रकृति की, तो ये भी कठोर एवं भंगुर होते हैं। कठोर एवं भंगुर होते हैं। अगर चौथे गुण की बात करें, गलनांक एवं क्वथनांक, तो सहसंयोजी ठोस के भी गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं, अत्यधिक उच्च होते हैं। इनके गलनांक और क्वथनांक अत्यधिक उच्च होते हैं। अगर हम इनकी विलेयता की बात करें, विलेयता की, तो जो सहसंयोजी ठोस होते हैं वो सभी विलायकों में अविलेय होते हैं। सभी विलायकों में अविलेय। और हम अगले गुण की बात करते हैं, विद्युत चालकता की। विद्युत चालकता, तो जो सहसंयोजी ठोस होते हैं वो विद्युत के कुचालक होते हैं। विद्युत के कुचालक। लेकिन यहां पर एक अपवाद होता है, और वो अपवाद है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट को छोड़कर, ग्रेफाइट को छोड़कर। इसके एग्जाम्पल होते हैं हीरा, ग्रेफाइट और क्वार्टज। तो ग्रेफाइट जो है विद्युत का सुचालक होता है, आप पहले ही पढ़ते आए हो। तो ग्रेफाइट जो है सहसंयोजी ठोस तो है, लेकिन ये विद्युत का कुचालक नहीं है, बल्कि ये विद्युत का सुचालक है। और यहाँ पर हम लिखे हैं भौतिक प्रकृति में कठोर एवं भंगुर। तो सभी सहसंयोजी जो ठोस होते हैं वो कठोर होते हैं और भंगुर होते हैं। यहाँ पर भी अपवाद हो जाएगा ग्रेफाइट को छोड़कर। ग्रेफाइट अपवाद है। ग्रेफाइट जो है मुलायम होता है। अगर हम ऊष्मा के बारे में बात करें, गलन की गुप्त ऊष्मा, गलन की गुप्त ऊष्मा, तो जितने भी सहसंयोजी ठोस होते हैं उनके गलन की गुप्त ऊष्मा अत्यधिक होती है। गलन की गुप्त ऊष्मा अत्यधिक होती है। और चूंकि गलन की गुप्त ऊष्मा अत्यधिक होती है, इसीलिए सभी सहसंयोजी ठोस अवाष्पशील होते हैं। अवाष्पशील होते हैं। अगर हम उदाहरण की बात करें, सहसंयोजी ठोस के उदाहरण की बात करें, तो उदाहरण में हम लिख सकते हैं हीरा, ग्रेफाइट, सिलिका आदि।